नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लैंगिक संवेदनशीलता के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि ये रिट के सिलेबस के यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है और अब तक रिट के टोटल 28 लेक्चर्स भी अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लैंगिक संवेदनशीलता। लैंगिक संवेदनशीलता को इंग्लिश में कहा जाता है जेंडर सेंसिटिविटी। तो चलिए आज इसका आशय देखते हैं। सबसे पहले कि लिंगबोध से आशय क्या है। तो लिंगबोध से आशय उन अनेक सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं से है जिससे हमारी संस्कृति में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर से जोड़ दिया है। तो लिंगबोध क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने का जैविक अंतर। जैसा कि हम बोलते हैं ये लड़का है, ये लड़की है, तो ये अंतर जो हम करते हैं ये क्या है? ये है जेंडर, लिंगबोध। नेक्स्ट है प्राचीन काल। अब हम बात करते हैं नारी की स्थिति के बारे में। जैसा कि इसमें बताया गया है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इनका जैविक अंतर। तो आज जो ये वीडियो है जेंडर सेंसिटिविटी का, इसमें यही पढ़ा जाएगा कि दोनों में क्या फ़र्क होता है और स्त्री में और पुरुष में, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेल और फीमेल में। और इनकी जो इसमें मोस्टली यही होता है कि महिलाओं की जो स्थिति थी पहले क्या थी, अब क्या है, क्या फ़र्क हुआ, किसने प्रयास किए, और इन्हीं से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो वो हम पढ़ लेते हैं। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्राचीन काल में नारी की स्थिति कैसी थी, फिर क्या अब क्या है। तो देखिए प्राचीन काल जो है उसमें भारतीय समाज और नारी की स्थिति बहुत ही सुखद थी। जो उस समय पहले के समाज में जो नारी की स्थिति थी वो अच्छी थी। उस काल में लिंग के आधार पर कोई कार्य बटा हुआ नहीं था, जैसे कि आज बटा हुआ है। आज हम कहते हैं कि ये लड़की है तो ये कार्य नहीं करेगी, ये लड़का है तो ये कार्य ये करेगा, ये लड़का है तो ये कार्य ये नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो कार्य हमने बांट दिए हैं आज के टाइम पे, तो वो पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। स्त्री और पुरुष बालक बालिकाओं का समान महत्व था। हमें उस काल की जैसे कि गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा आदि उच्च शिक्षित महिलाओं का उल्लेख मिलता है। पहले का जो समय है उसमें हमें इनके बारे में पता चलता है, विदुषी महिलाओं के बारे में। और ये जो महिलाएं थी ये पुरुषों के साथ शास्त्रास्त्र में भी भाग लेती थी। तो उस समय जो महिलाओं की स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद बात करें मध्यकाल की, तो मध्यकाल में नारी की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आ गई। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मामलों में बालक बालिका के बीच में अंतर किया जाने लग गया। फिर इसके बाद करें 19वीं शताब्दी की, तो 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने नारी की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उनमें से मोस्ट मैंने नाम लिखे हैं: राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब एग्ज़ाम में इनके ये भी पूछ लिया जाता है कि राजा राम मोहन राय ने कौन सी प्रथा के लिए काम किया था, और जो विधवा पुनर्विवाह थी इस पे रोक किसकी वजह से लगी, किसने प्रयास किया था। तो ये एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध कानूनी प्रतिबंध लगवाया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध, और ईश्वरचंद विद्यासागर ने जो विधवा पूर्ण विवाह होता है इसके समर्थन में लोगों में जागृति पैदा की और इसके संबंध में कानून भी बनवाया। इसके बाद बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने महिला शिक्षा पर जोर दिया, महिला शिक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। इसके अलावा महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, इन्होंने भी नारी उत्थान के लिए कार्य किए थे। अब देखते हैं लिंग भेद। लिंग भेद क्या है? तो लिंग भेद जो है वो स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट पर आधारित जैविक अंतर है। जो उनकी शारीरिक बनावट होती है एक लड़का और लड़की की, तो उसका जो अंतर है, जैविक अंतर है जो बॉडी में, वो ही क्या है? लिंग भेद है, जो स्त्रीत्व और पुरुषत्व का आधार भी है। उदाहरण के लिए जैसे कि एक माता अपने शिशु को अपना दूध पिलाती है, परंतु जो इस प्रकार की विशेषता है वो पुरुष के पास नहीं है, प्रकृति ने पुरुष को ये प्रदान नहीं की है। तो स्त्री और पुरुष का ये अंतर क्या कहलाता है? ये अंतर कहलाता है लिंग भेद। लिंग भेद स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट पर आधारित क्या है? जैविक अंतर है। प्राकृतिक होने के कारण इस प्रकार का अंतर सभी जगह और सभी समय समान होता है। ऐसा नहीं है कि इस जगह पर ये अंतर है और ये दूसरी कोई जगह है यहाँ पर नहीं है। तो ये जो अंतर है ये आपको, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, तो वहाँ ये अंतर आपको सब जगह नज़र आएगा।
तो ये तो हो गया लिंग भेद। अब बात करते हैं लैंगिक भेद की। तो लैंगिक भेद क्या है? तो लैंगिक भेद को लैंगिक असमानता भी कहते हैं। लैंगिक असमानता बोल लीजिए या फिर लैंगिक भेद बोल लीजिए, बात एक ही है। स्त्रियों और पुरुषों के बीच अधिकारों, अवसरों, कर्तव्यों तथा सुविधाओं के बीच असमानता पर आधारित बंटवारा लैंगिक भेद है। जैसे कि हम करते हैं ना, ये काम ये इसका है, पुरुष स्त्री का है, ये काम पुरुष का है, ये जो बंटवारा करते हैं, जो भी सुविधाएं होती है, जैसे कि अभी जो समाज में चल रहा है कि स्त्री जो है कि घर का काम करेगी, कार्य करती है, और पुरुष जो है बाहर धन कमाने के लिए जाते हैं। तो इस तरीके का जो व्यवहार है, जो उनमें हम अवसर देते हैं, होता ही है कि महिलाओं को अवसर कम दिए जाते हैं, पुरुषों को ज़्यादा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो अंतर किया जाता है, ये है लैंगिक भेद, या फिर हम कह सकते हैं लैंगिक असमानता, क्योंकि उनके लिंग के आधार पर हम ये उनमें बंटवारा कर रहे हैं। जो भी काम है या कुछ भी चीज़ है, तो उसका जो हम बंटवारा कर रहे हैं वो लिंग के आधार पर कर रहे हैं। ऐसे हम ये नहीं देख रहे कि किस में ज़्यादा योग्यता है, ये चीज़ नहीं देखी जा रही है। यहाँ पर देखी जा रही है कि ये लड़की है, ये लड़का है। ये चीज़ का जो भेद है, ये क्या कहलाएगा? लैंगिक भेद। अब बात करते हैं, हालांकि आज जो धारणा है वो चेंज हो गई है। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष ही बाहर जाकर कमा के लाएंगे और महिलाएं नहीं जा सकती हैं। तो आजकल तो ये सब चेंज हो गया है। आजकल महिलाएं भी कार्यालय के इनके काम करने लग गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भेद है ये मेन है, इसमें ये बताया गया है न। इसके अलावा हम देखेंगे लैंगिक संवेदनशीलता। लैंगिक संवेदनशीलता को कहते हैं लैंगिक समानता। अभी हमने पढ़ा लैंगिक भेद, इसमें हमने क्या पढ़ा? लैंगिक असमानता। असमानता कहेंगे भेद को, और जो संवेदनशीलता है इसे बोलेंगे लैंगिक समानता। लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ है कि स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति समान भाव अनुभव करना। जैसा कि अब हमारा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समाज चेंज होता जा रहा है। आजकल समान ही समझने लग गए हैं, पहले के टाइम पे तो थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अब चेंज होता जा रहा है। तो लैंगिक संवेदनशीलता का क्या अर्थ हो गया? स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति समान भाव अनुभव करना। लैंगिक संवेदनशीलता को लैंगिक समानता भी कहते हैं। लैंगिक संवेदनशीलता को क्या कहते हैं? लैंगिक समानता। स्त्री और पुरुष यानी कि जो लड़का लड़की है, इनके लिंग के आधार पर कार्य, व्यवहार और परंपराओं को बंटवारा कर दिए जाने को लैंगिक असंवेदनशीलता कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, ये लड़की है, ये कार्य करेगी, कोई भी परंपरा हो गई तो वो ये परंपरा चली आ रही है, इसमें लड़कियां ऐसे करती हैं, लड़के ऐसे करते हैं, तो ये जो इसके अकॉर्डिंग जो बंटवारा कर दिया जाता है उसे कहते हैं लैंगिक असंवेदनशीलता। चलिए अब देखते हैं हम लैंगिक भेदभाव के विभिन्न रूप। लैंगिक भेदभाव के रूप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है श्रम का लैंगिक विभाजन। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के दौरान ही ये मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी है घर चलाना और बच्चों का पालन पोषण करना। तो ये तो हो गया श्रम का उनका लैंगिक विभाजन। पहले से ही उनकी धारणा मन में बैठा दी है कि तुम्हें घर का काम ही करना है, ये महिलाओं का कार्य है और ये तुमको करना है। बचपन से उनमें ये भावना पैदा कर दी जाती है। तो ये तो हो गया पहला रूप, श्रम का लैंगिक विभाजन। दूसरा है शिक्षा और काम के अवसर। पुरुषों की तुलना में शिक्षित स्त्रियों की संख्या कम है। अगर शिक्षा का स्तर देखें तो जो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है, और समाज में प्राय यह सोचा जाता है कि घर के बाहर महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं, और यह भी माना जाता है कि लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य को करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो शिक्षा और काम के अवसर पर भी इस तरीके का भेदभाव किया जाता है। तीसरा है सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक स्तर पर भी महिलाओं और पुरुषों की भूमिका और सहभागिता में भी बड़ा भेद है। कैसे? घर की चार दीवार तक सीमित कर दिए जाने के कारण सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में, महिलाओं की भूमिका जो है वो नहीं है। हालांकि अब चेंज हो गया है, अब तो महिलाओं को भी आरक्षण देकर आगे लाया जा रहा है, और काफ़ी कुछ प्रयास है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हम पढ़ रहे हैं लैंगिक भेदभाव के विभिन्न रूप, जो किस प्रकार से उनके भेदभाव किया जाता है। इसके अलावा अधिकांश समाज जो है स्त्री पुरुष को अलग अलग नज़रिए से देखता है। लिंग भेद, असमानता बच्चे में जन्म से ही डाल दी जाती है। नारीवाद एक विचार है जो महिलाओं की समानता के पक्ष में है। दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक होती है, और उनका कारण क्या है? गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। तो इस प्रकार के जो कारण है, इस कारण से भी ये जो लैंगिक भेदभाव है
ये होता है। और इसी तरह की जो रूढ़िवादी समाज की धारणाएं हैं, इनको तोड़ते हुए झारखंड की एक गरीब आदिवासी परिवार की महिला हैं लक्ष्मी लाखरा। इन्होंने इस धारा का रुख बदल दिया। कैसे? उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक बनी हैं। तो ये उन्होंने चेंज कर दिया। उत्तर रेलवे की पहली महिला जो चालक है वो कौन है, इंजन चालक, वो है लक्ष्मी लाखरा। तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। फिर है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है इंदिरा गांधी। और कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष और श्रीमती सोनिया गांधी का नाम विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची में दर्ज है ही, ये तो आप सभी को पता ही है। और अंतरिक्ष में भी जाने वाली प्रथम महिला जो है वो है कल्पना चावला। लेकिन इस बात को पुरुष प्रधान जो समाज है इसमें कार्य न मानकर क्या करते हैं कि एक मनोरंजन के रूप में मान लेते हैं। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। बाकी महिलाओं को भी अब बराबरी का अधिकार देने लग गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं महिला आंदोलन और नारी उत्थान। महिलाओं ने पारिवारिक और सार्वजनिक जीवन में बराबरी की मांग उठाई। महिला संगठनों ने समाज, विधायिका और न्यायालय का ध्यान इस ओर अपनी ओर खींचा। जहां कहीं भी महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता तो उसके विरुद्ध आवाज उठाई जाती और जो मामले होते थे उनको उचित स्तर पर रखकर न्याय दिलाने का प्रयास भी किया जाता था। महिलाएं जागरूक और संगठित हुई और उन सब का परिणाम जो है आज हम सबके सामने है कि अब महिलाओं को भी बराबर का अधिकार दिया जा रहा है। इसके अलावा जो लैंगिक संवेदनशीलता है इसको समझकर हमें बालक बालिकाओं के पालन पोषण जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इनमें अंतर नहीं करना चाहिए। अब तो सरकार और समाज की मान्यताएं भी बदली हैं। सरकार ने कुप्रथाओं के विरुद्ध नियम बनाए हैं जिससे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया है। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। भारत में जैसे कि टॉपिक हम पढ़ रहे हैं लैंगिक संवेदनशीलता का और इसमें बात ही स्त्री पुरुष की हो रही है, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में लिंगानुपात से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं सेक्स रेशियो। तो भारत में जो जनगणना है 2001 के आंकड़ों के अनुसार देश में 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हैं। किसका आंकड़ा है? जनगणना 2001 के अनुसार है। ये 933 महिलाएं हैं, 933। और भारत में जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। तो ये तो हो गया भारत में लिंगानुपात। चलिए अब देखते हैं राजस्थान में लिंगानुपात कितना है। तो कई बार क्वेश्चन राजस्थान से भी पूछ लिए जाते हैं। और राजस्थान में लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान में भारत की तुलना सदैव ही महिलाओं की संख्या जो है प्रति 1000 पुरुष से कम रही है। वर्ष 2011 में भी जहाँ देश में प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं, राजस्थान में इनकी संख्या कितनी है? 928। अभी आपने देखा भारत में कितनी है? 940 और राजस्थान में कितनी है? 928 और 2001 में है 921। तो ये आंकड़े आपको याद रखने। कई बार सीधे सीधे आंकड़ों से प्रश्न आ जाते हैं, आपको सीधे सीधे नंबर दे दिए जाएंगे। जनगणना 2001 के अनुसार कितना है भारत में लिंगानुपात, तो ये आपको बनाना आना है। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, तो आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे 950, 960 इस तरीके से। तो आपको राइट आंसर पर टिक करना है 940। नेक्स्ट है साक्षरता दर। अच्छा, एक बार ये लिंगानुपात मैं आपको बता दूं कि लिंगानुपात कहते किसे हैं। जो लिंगानुपात किसी क्षेत्र विशेष जैसे कि देश हो गया, राज्य, स्थान के पुरुष और स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं। किसको कहते हैं? किसी भी देश, राज्य या स्थान जो भी जगह है उसके पुरुष और स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं लिंगानुपात। स्त्री और पुरुष की संख्या के अनुपात को। किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को इसका मानक माना जाता है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो ये तो हो गया लिंगानुपात। अब देख लेते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। और भारत की साक्षरता में धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर है 74.04%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 82.14
और महिलाओं की है 65.46। तो ये आपको याद रखना है, साक्षरता दर से भी क्वेश्चन बन सकता है और प्रतिशत ही पूछते हैं सीधा सीधा एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है इनको। इसके अलावा अब बात करें राजस्थान की, ये तो अभी हमने देखी भारत की, अब देख रहे हैं हम राजस्थान की। तो राजस्थान की कुल साक्षरता दर हो गई 66.17% और पुरुष की साक्षरता है 79.20 और महिला की हो गई 52.10, यानी 52.10%। तो ये आपको फैक्ट है, सीधे सीधे याद ही रखना है इनको, पॉइंट्स में इनमें चेंजेस भी नहीं होते हैं, जो फिक्स है 2011 की जनगणना हो चुकी है और 2001 की जो भी है, तो ये आपको याद रखना है इसको। इसके अलावा जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक साक्षर राज्य है वो कौन सा है? केरल, जिसकी साक्षरता दर है सबसे ज़्यादा है 93.91। किसकी है? केरल की है। कई बार ज़्यादा और कम से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और सबसे कम जो साक्षरता दर है वो है बिहार की। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? बिहार की है और बिहार की है 63.82%। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब बच्चों का एक बार लिंग अनुपात भी देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों का जो लिंग अनुपात है वो है 880। ये भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भारत में महिलाओं की स्थिति की। तो हिंदू समाज में प्रारंभ में स्त्रियों की स्थिति जो थी काफ़ी उच्च थी। अभी हमने पढ़ा प्राचीन काल में अच्छी थी, और भारत में प्राचीन काल से ही जो प्रचलित श्लोक था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देश में महिलाओं के प्रति उच्च भाव एवं सम्मान का प्रतीक है, तो वहीं उन्हें शक्ति, ज्ञान और संपत्ति का प्रतीक माना गया है। किसको? महिलाओं को। और इसी कारण दुर्गा, सरस्वती एवं लक्ष्मी के रूप में उनकी पूजा की जाती रही है, तथा हिंदू समाज में स्त्री को क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा, सौम्य और रुद्र दोनों रूपों में देवियों की पूजा, प्रजनन शक्ति की पूजा, हड़प्पा से लिंग पूजा का प्रमाण मिला है, तो ये सब होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और जो है हड़प्पा जो है वो समाज मातृसत्तात्मक भी था। वैदिक काल में महिलाओं का समाज में सम्मानीय स्थान था, तो वैदिक काल में भी अच्छा था। मौर्य काल में स्त्रियों को उचित सुरक्षा व स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो मौर्य काल में भी स्त्रियों को उचित सुरक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त थी। उन्हें पुनर्विवाह और विवाह विच्छेद का भी अधिकार था। इसके अलावा परिवार में स्त्री की स्थिति पर्याप्त रूप से सुरक्षित थी, क्योंकि स्त्री धन पर उसका पूर्ण स्वामित्व माना जाता था। इसके अलावा मौर्य युग में ऐसी विधवाओं के भी उल्लेख आते हैं जो पुनर्विवाह न करके स्वतंत्र रूप से सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। तो ऐसी स्त्रियों को कौटिल्य ने छंदवासिनी विधवा कहा है। कैसी स्त्रियों को? जो स्त्रियां विधवा होकर भी पुनर्विवाह नहीं करती थी और स्वतंत्र रूप से सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती थी, ऐसी स्त्री को कौटिल्य ने क्या कहा है? छंदवासिनी कहा है। छंदवासिनी। कई बार एग्जाम में इस तरीके के पॉइंट दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये क्या है, तो इस प्रकार से ये याद रखना आप। छंदवासिनी किसको कहा है? जो विधवा स्त्री होती थी और पुनर्विवाह ना करके अपना स्वतंत्र रूप से सम्मानपूर्वक जीवन जीती थी, तो उसको कहते थे छंदवासिनी, और कौटिल्य ने कहा है। इसके बाद बात करें गुप्त काल की, तो गुप्त काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। सातवाहन शासक अपने नाम के आगे माता के नाम का उल्लेख करते थे, जैसे गौतमी पुत्र, सातकर्णी, इस प्रकार से। और रमाबाई जो महिला शिक्षा योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्होंने पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके अलावा मध्यकाल में भारत में विदेशी आक्रांताओं द्वारा यहाँ के सांस्कृतिक स्थिति को दूषित किया गया, और इस्लामी शासकों के उदय ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय बना दी। तो वहीं बालिकाओं व युवा महिलाओं को उनसे बचाने के उद्देश्य से पर्दा प्रथा का प्रचलन आरंभ हुआ। कब? मध्यकाल में, जब महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफ़ी दयनीय बना दी थी किन लोगों ने? इस्लामी शासकों द्वारा। तो उस समय पे ये पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इस तरीके की प्रथाएं चली थी मध्यकाल से। फिर इसके बाद क्या हुआ?
इस प्रकार साथ ही इस प्रकार की जो मानसिकता है इन्होंने बाल विवाह को भी प्रश्रय प्रदान कर दिया। मतलब इस तरीके से फिर बाल विवाह भी होने लग गए। मध्यकाल में अपने सतीत्व व प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए फिर सती प्रथा, जौहर प्रथा, अनुवरण की प्रथा अस्तित्व में आ गई कि महिला अपनी सुरक्षा कैसे करें, तो इस तरीके से फिर ये प्रथाएं भी स्टार्ट हो गई। वहीं राजस्थान में सती प्रथा का प्रचलन देखने को मिला। इसके साथ ही दहेज प्रथा, त्याग प्रथा आदि के कारण कन्यावध व भ्रूण हत्या भी प्रचलित हो गई। फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, दहेज प्रथा भी आने लगी, त्याग प्रथा आ गई, तो इन सब के कारण क्या हुआ, फिर कन्यावध और भ्रूण हत्या भी प्रचलन में आ गई। तो इस प्रकार से ये हमने देख ली सारे काल में पहले कैसी थी महिलाओं की स्थिति, प्राचीन काल में कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे, वैदिक काल के टाइम पे, और मौर्य काल और गुप्त काल में। फिर सातवाहन शासक का देख लिया हमने, रमाबाई के बारे में पढ़ा हमने कि इन्होंने कैसे ये महिला शिक्षा योद्धा बनी, तो इस तरीके से। और फिर इसके बाद हमने मध्यकाल पढ़ लिया। मध्यकाल में हमने देख लिया कि कैसे कैसे प्रचलन में आ गई, पर्दा प्रथा प्रचलन में आ गई, बाल विवाह होने लग गए, दहेज प्रथा प्रचलन में आ गई, और दहेज प्रथा, त्याग प्रथा, इनके कारण फिर क्या हुआ कि कन्यावध और भ्रूण हत्या भी होने लग गई। तो इस तरीके से ये प्रथाएं अस्तित्व में आ गई। आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी, उसमें हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।